गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबकी फॉर राइटिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, एंड आई ऑल्सो होप कि आपने मेरी सारी पिछली वीडियोस देख ली होगी। दैट वाज ऑफ स्ट्रोमुंद्रांग, Aufklärung, Barock, Wirkliche Trauerspiel gegen Reformation und Martin Luther। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इपोका की। दैट वाज ऑफ वाइमार क्लासिक। यस, वाइमार क्लासिक। तो वाइमार क्लासिक को जानने से पहले हम जानते हैं स्ट्रोमुंद्रांग की एक छोटी सी रिवीजन। ठीक है, तो स्ट्रोमुंद्रांग में हम क्या बोलते थे, स्ट्रोमुंद्रांग वाले जो ऑथर्स थे वो क्या कहते थे कि बस जो aufklärung वाला जो Verstand für वेस्टेज नहीं है, हमारी फीलिंग्स पे वेस्टेज है। जो एक पर्सनल जो बंदा है उसकी क्या कहते हैं, उसके इनर इमोशंस, फीलिंग्स के फ्यूलर एंड उसके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। गेसलशाफ्ट के अकॉर्डिंगली नहीं चलना उनको। समुद्रांग क्या कहते थे कि हाँ भाई, एक बंदे के गेफ्यूलर बहुत वेस्टेज है, ठीक है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो किसको सिंबलाइज करते थे, नेचर को, क्योंकि नेचर एक किसी की नहीं सुनता। जैसे नेचर में फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्म आ जाता है, ठीक है, स्टॉर्म आपको किसी की सुन के आता है, बारिश किसी की सुन के आती है? नहीं ना। वैसे ही वो नेचर को सिंबलाइज़ करते थे एंड नेचर को मतलब बहुत अच्छा समझते थे। क्योंकि नेचर एक फ्री विलिश है एंड वो किसी की नहीं सुनता एंड वो बस जब करता है वो अपने हिसाब से करता है। ठीक है? तो स्ट्रोमुंद्रांग बस यही कहता था। तो आज हम बात करेंगे वाइमारा क्लासिक की। सो नाउ व्हाट इज़ वाइमारा क्लासिक? अब हमें पता है कि aufklärung क्या कहता था कि आपके लिए क्या विशेष है Verstand एंड Vernunft, कि आपको जब आप लॉजिकली सोचोगे, जब आप अपनी मोरालिटी जानोगे तभी आप अच्छे बन पाओगे। एस्ट्रोमुंडरान क्या कहता था कि यही सब वेस्टेज नहीं है, फ्रेंड ऑफ Verstand, आपके लिए क्या वेस्टेज है, Gefühle, कि आपको एक फ्री विलिश बनना चाहिए, आपको एक फ्री इंसान बनना चाहिए जो कि अपने इमोशंस जाने, जो कि अपने इमोशंस से डिसीजन ले। ठीक है, तो वाई मारा क्लासिक ये कहता था कि वाई मारा क्लासिक इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। किसके बीच में, स्टैंड फेनोस के बीच में एंड किसके बीच में, गेफ्यूला के बीच में। कहते वो वाई मारा क्लासिक के जो ऑथर्स थे वो ये कहते थे कि इनके बीच में अगर हारमोनी है, इनके बीच में बैलेंस है, तभी एक अच्छा वर्क बन सकता है, तभी एक अच्छा इंसान बन सकता है। ठीक है, तो वाइमर क्लासिक सिंबलाइज करते थे, ये किसको अपनी इमेज मानते थे, वो मानते थे आंटी का कुंस्ट को। आंटी का कुंस्ट मतलब पुराने जमाने के, उस टाइम की ग्रीस और ओल्ड रोम के जो आर्ट होते हैं, जो उनकी पिक्चर्स होती है, जो उनके लिटरेचर होते हैं, वो उनको ही सिंबलाइज करते थे। क्योंकि वो बहुत हारमोनी दिखाते थे अपने वर्क्स में, बहुत बैलेंस दिखाते थे इन दोनों के बीच में। ठीक है, वो बहुत शांत स्वभाव के होते थे उनके वर्क्स। वो आगे हम पिक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वाइमर क्लासिक स्टार्ट कैसे हुआ। वाइमर क्लासिक स्टार्ट हुआ ऐसे कि गोएथे, जो जोहान वॉल्फगैंग फोन गोएथे, उनके राइजन आके इटालियन से जब वो इटली गए थे तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे आंटी का कुंस्ट देखे, तो वही सिंबलाइज सिंबॉलिकली या गाइस्टी का स्टार्ट है वाइमर क्लासिक की। ठीक है, वो आगे हम नोट्स में और अच्छे से जानेंगे। आई होप कि आपको इतना ओवरव्यू क्लियर है एंड तो चलते हैं हम अपने नोट्स पर। ठीक है, सॉरी, आई होप कि मैं आपको शायद दिख रहा हूँगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या मैं आपको दिख पा रहा हूँ? हाँ। सो नाउ आई एम नाउ विजिबल। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे किसकी, बात करते हैं यहाँ पे वाइमर क्लासिक की। तो ये जो बेसिकली जो आप टू पिक्चर्स देख रहे हैं, जो या एक पिक्चर देख रहे हैं, जो एक इंसान, एक पिक्चर में जो टू स्टैचूज है, वो है गोएथे एंड फ्रीडरिश शिलर, योहान वॉल्फगैंग फोन गोएथे एंड फ्रीडरिश शिलर। ये उनके स्टैचू है। ठीक है, तो जानते हैं अब वाइमर क्लासिक को एंड आप इसका भी मतलब समझेंगे कि क्यों ये दोनों दिखाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो वाइमर क्लासिक है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Die Weimarer Klassik ist eine wichtige Epoche der deutschen Literatur. Sie dauerte ungefähr von 1786 bis 1832. Das Zentrum dieser Epoche war die Stadt Weimar. जो वाइमर क्लासिक जो स्टार्ट हुआ, जो उसका बेसिकली जो माना जाता है ईयर, वो था 1786 से खत्म कब हुआ, 1832 में। तो 1786 कहीं आपको गूगल पे दिखाएगा 1787, 1785, बट हम जो कॉमन मान के चलते हैं डेट इज 1786 से bis 1832। एंड जो जेंट्रुम था इस इपोका का, जो सेंटर था इस इपोका का, वादी वाइमार। ठीक है, वाइमार जगह है, वही इस चीज का सेंटर था। जो इसकी जो गोल था ना वाइमर क्लासिक का, वो क्या था कि हारमोनी होनी चाहिए किसके बीच में, Gefühl, Verstand, Gefühl, Vernunft, इमोशंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, इमोशंस एंड सॉरी फीलिंग्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए, इनके बीच में एक हारमोनी होनी चाहिए, तभी एक अच्छा वर्क बनता है, तभी एक अच्छा इंसान बनता है। ठीक है, और वहाँ के ऑथर क्या मानते थे कि एक जो वर्क है, जो एक लिटरेचर है, वो
एक इंसान को बेहतर एंड मोरालिश बनाती है, ठीक है? एक इंसान को मोरली गुड बनाती है एंड बहुत अच्छा बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अगर आज की मूवीज़ देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 12th फेल। 12th फेल के बाद जिसने देखी है 12th फेल उसके बाद आप कितना मोटिवेटेड फ़ील करते हैं, राइट? कि हाँ भाई कि आई आल्सो वांट टू अचीव सम सक्सेस। तो एज़ अकॉर्डिंगली क्या लगता था उनको कि हाँ भाई जो द Dichter glaubten, das Kunst den Menschen besser und moralischer machen kann. Literatur sollte nicht nur unterhalten, sondern den Menschen bilden. जो उस टाइम का लिटरेचर था वो बस एक एन्जॉयमेंट का तरीका नहीं होना चाहिए। वो एक क्या कहते हैं इंसान को वो नॉलेज प्रदान करनी चाहिए। एक एक जो वर्क होता है, ठीक है? एक इंसान को एक अच्छी नॉलेज, अच्छी राह पे और इंसानियत का इमेज दिखाती है, ठीक है? जो लिटरेचर होता है और जो लिटरेचर को क्या दिखानी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल की कोई मूवीज़ है, एक होती है एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए और एक पूरी होती है सोली एंटरटेनिंग, ठीक है? और दूसरी साइड क्या होती है, एक होती है एंटरटेनिंग प्लस आपको कुछ सिखा के जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कहते थे कि लिटरेटुर sollte मतलब क्या करना चाहिए लिटरेचर को? Nicht nur unterhalten, sondern den Menschen bilden। इतना क्लियर है आप सबको? ठीक है। नेक्स्ट इज़ in den Weimarer Klassik hatten die in den Weimarer Klassik hatten die Dichter ein Vorbild. Ein Vorbild ist etwas, das man bewundert und nachahmen möchte। वाइमर क्लासिक में जैसे हमने ओवरव्यू में डिस्कस करा कि वो किसको अच्छा मानते थे और किसको ये अपनी इमेज मानते थे उसको आंटी का कुंस्ट को, क्योंकि आंटी का कुंस्ट बहुत ज़्यादा ग्योटनेट होती है, बहुत ज़्यादा क्योस वाली नहीं होती, एक उनमें बैलेंस होता है, एक उनमें हार्मनी होता है और एक इमेज ऐसी होती है फॉर एग्जांपल कि मेरी इमेज है यार कोई एक सक्सेसफुल एक्स वाई जेड पर्सन, ठीक है? मैं उनको अच्छा भी मानता हूँ और मैं उनके जैसा बनना भी चाहता हूँ। तो क्या होता है Vorbild? Dass man bewundert und nachhaben möchte। Dieses Vorbild war die Antike। जो एंटीक कुंस्ट थे, वही वाइमर क्लासिक के जो डिस्टर थे, वही उनको अच्छा मानते थे एंड वैसे ही वो अपने वर्क्स को दिखाना चाहते थे। जो आंटिका के टाइम पे जो कुंस्त होते थे, द कुंस्ट देयर आंटिका इज़ शोन, ठीक है? जो उस टाइम पे जो आंटिका में जो पुराने ज़माने में जो बहुत सारे आर्ट होते थे या वर्क्स होते थे, क्या होते थे? सुंदर मतलब अच्छे से दिखाई जाते थे। वो बहुत जैसे शांत स्वभाव के होते थे एंड बहुत ज़्यादा ऑर्डेंटलिश होते थे, ऑर्डर में होते थे। कोई ऐसे एक्ज़ैजरेटेड वे में नहीं दिखाया गया, कोई ऐसे डिप्रेस्ड वे में नहीं दिखाया गया। मतलब ruhig und ordentlich। Sie zeigt Harmonie und Gleichgewicht। मतलब Gleichgewicht मतलब बैलेंस। अ, हुँ, typische Themen der Weimarer Klassik sind, ठीक है? मैंने वो नहीं दिखाया। ये शायद मैंने मिस कर दिया। हाँ, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक ओल्ड एग्ज़ाम्पल है एक आंटी का कुंस्ट का। आंटी का कुंस्ट में जैसे पुराने ज़माने के पिक्चर्स उसका ही एक एग्ज़ाम्पल है कि हाउ सी कैसे ये शांत स्वभाव में कोई ऐसे एग्ज़ैजरेटेड नहीं दिखाया ऐसा कि जैसे एक बंदा पूरे दुनिया पे कंट्रोल कर रहा है या दूसरा कि हाँ, भई मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे मतलब जैसे वो फेडोक्स या फेस्टान मैं ही शायद ठीक हूँ, बाकी सारे जो भी इमोशन से सोच रहे हैं वो बेकार। नहीं, तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें क्या हार्मनी दिखा रखी है। इसमें जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखोगे कैसे वो कोई ऐसा एग्ज़ैजरेटेड वे में नहीं दिखाया गया, बस एक शांत स्वभाव में दिखाया जा रहा है। कोई हाँ भई कि एक बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको नहीं, बस एक शांत स्वभाव के बंदे बैठे हैं एंड आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यही एक एग्ज़ाम्पल है हार्मनी का एंड गेफ्यूल एंड फेरनोस्ट और जो फर्स्टांड थे उनको बैलेंस में दिखाने का, ठीक है? तो जो typische Themen der Weimarer Klassik sind, Menschlichkeit und Moral, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा कि एक लिटरेचर को कैसे एक इंसान बनाता है एंड मोरालिटी की ओर पे लेके जाता है, ठीक है? Freiheit und Verantwortung, Selbstcontroller मतलब कि हाँ भाई how they are very self controlled after using their Vernunftverstand and Gefühle together। Harmonie zwischen Mensch und Natur, Bildung des Menschen। कितना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। Die Figuren in der Werken sollen die Figuren in den Werken sollen Vorbilder sein। Sie kämpfen mit inneren Konflikten, versuchen aber vernünftig zu handeln। जैसे कि एक इसका मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? सपोज आप एक मूवी देख रहे हैं एक्स वाई जेड एंड उसमें एक इंसान है, वो उसके अंदर क्या-क्या चल रहा है, इमोशंस बहुत एक्स वाई जेड चल रहे हैं, तब भी वो एक अपने दिमाग से सोचता है, दिमाग से उसको काबू करता है, ठीक है? कोई ऐसे अपने फीलिंग्स के हिसाब से कोई वो नहीं करता, इमोशंस के हिसाब से कोई एक्स वाई जेड कोई कदम नहीं लेता, तब भी वो क्या करता है कि फेनो से सोचता है, लॉजिकल रीज़निंग लेता है एंड अपने थिंकिंग से उस चीज़ को कंट्रोल करके वो चीज़ को कंट्रोल में लाता है। वैसे ही वो क्या कहते थे कि जो उनके जो वर्क्स में जो फिगर्स होते थे ना, जो वाइमर क्लासिक के जो वर्क्स में फिगर हैं
वो ही दिखाते थे कि द फिगुरन इन द वर्क एंड सोलन फॉरबिल्डर्स डिजाइन कि हाँ भाई, या दिखाना चाहते थे कि जो फिगर्स है ना, जो वर्क्स में, जो वाइमर क्लासिक के जो वर्क्स में जो फिगर होते हैं, वो क्या दिखाने चाहिए कि जो उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बट तब भी वो उससे लॉजिकल से हैंडल कर रहे, फिनिफ्ट सो हैंडल। अब इसके पढ़ते हैं विकांता बैर का। ठीक है, विकांता बैर का मतलब फेमस वर्क्स एंड उनके ऑथर्स की गोएथे, योहान वॉल्फगैंग फोन गोएथे, आप सबको पता है। उनका वर्क था इफिगनी ऑफ टॉरस एंड सेकेंड फाउस्ट, एंड द सेकेंड इज फ्रीडर शिलर, एंड उनके वर्क्स थे विलियम टेल एंड मारिया स्टुअर्ट। अब आप बोलोगे यार आपने तो बताया था कि स्ट्रोमन द्राग में भी गोएथे एंड शिलर थे, एंड वाइमर क्लासिक में भी गोएथे एंड शिलर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई, स्ट्रोमन दुरांग में मैंने क्या बोला था कि वो थोड़े यंग ऑथर्स थे, जो यंग रेबेलियन ऑथर्स थे। अब आपको पता है कि यंग में जब आपका यंग ब्लड होता है तो कितने नए थॉट्स आते हैं, कितना आपको कि वही मन करता है, आप कुछ भी करने का मन करता है कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर लूँ एंड मुझे सब मिल जाए। ठीक है, वही यंग ब्लड था। बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, जैसे जैसे वो ओल्ड होते गए, उनके अंदर बहुत इंसान मतलब इंसानियत तो नहीं, पहले भी इंसानियत थी उनके अंदर, जैसे बहुत क्योस जो था उनके अंदर से हटता गया, फीलिंग जो थी वो जो ओवरटेक जिन्होंने करी हुई थी वो हटती गई, तो साथ-साथ में बैलेंस आता गया। किसके बीच में? फेनोफ्थ ऑन गिफ्यूलो के बीच में, ठीक है? तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ वाइमार क्लासिक, एंड जो एंड माना जाता है वो वाइमार क्लासिक का कैसे माना जाता है, सॉरी, वाइमार क्लासिक का एंड कैसे माना जाता है? जब गोएथे की डेथ हुई थी, कब? 1832 में। तो उसका एंड जो वाइमार क्लासिक जो इपोका है, गोएथे की जो टॉड है, जो डेथ है, वहीं से जुड़ा हुआ 1832 में, ठीक है? अब जैसे कि मैंने अपने ओवरव्यू में बताया था कि हाँ भाई, गोएथे जो क्या कहते हैं, स्टार्ट कैसे हुआ वाइमर क्लासिक? कब कैसे स्टार्ट हुआ? जब गोएथे ने इटली राइज़ करा था, जब गोएथे ने इटली ट्रैवल करा था। अब नाउ पढ़ते हैं इसको। 1786 Johann Wolfgang von Goethe nach Italien. Dort sieht er antike Kunst und Architektur. Diese Reise verändert ihn stark. Er bewundert die Harmonie der Antike. Er will ruhiger und klassischer schreiben. Gefühl plus Vernunft sollen gleichgewicht sein. Deshalb sagen viele, die Italian Reise ist der geistige Start der Weimarer Klassik. ठीक है, जब यूहान वॉल्फगैंग फॉन गोएथे ने इटालियन को ट्रैवल करा, वहाँ इटली को ट्रैवल करा, सॉरी, तो वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत सारी पुराने कुंस्ट देखे, जैसे ओल्ड ग्रीस के एंड रोम के। तो वहाँ पे उनको ये सब अच्छा लगा, जैसे दिखाया गया कि कैसे हारमोनी दिखाई जाती है एंटीक कुंस्ट में। ठीक है, तो वही ये चाहते थे कि मैं भी और ऐसे ही लिखें, मतलब शांत स्वभाव के और हारमोनी दिखाएं वर्क्स में, उनके फिगर्स में। ठीक है? तो वही जो इटालियन राइज़ा था उनका, गोएथे का, तो वही उनको सिम्बॉलिकली या गाइस्टी का स्टार्ट माना जाता है वाइमर क्लासिक। कभी-कभार क्वेश्चन आ जाता है अ, कि ग्रुंड क्या था इसका वाइमर क्लासिक स्टार्ट होने का? मतलब रीज़न क्या था जो वाइमर क्लासिक स्टार्ट हुआ? ठीक है? तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, एंड आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है? एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है एंड कुछ भी एक्स वाई जेड, अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल। ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो bis dann, auf Klärung und vielen Dank.